उन्होंने क्या कहा होगा, गाना सुनाओ, मोदी के देश से हो, हाँ चलो गाना सुनाओ, शुरू हो जाओ। नहीं, वो वैसे देखिए जिस तरह के माने तू या मानना। हेमंत भाई को नहीं पसंद आया, नहीं ताली बजाए, मैं बजा देता हूँ। चलिए अगला, अगली अगली पेशकश, अगली पेशकश। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। क्या था? अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई। शशि थरूर वही बोलते हैं, मतलब वैसी सूरत में ये बयान देना कि हम रूस के खिलाफ नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे यूरोप को खराब करने वाली बात है। आप इस बात को रहने भी दे सकते थे, इसको अवॉइड भी कर सकते थे। आप एक जो जयशंकर साहब है वो कैरियर डिप्लोमेट, उनको ये समझ होनी चाहिए कि किस जगह पर क्या बात कही। ये बात अगर कहनी है तो पुतिन के विदेश मंत्री को कहिए, रूस की धरती पे कहिए, भारत की धरती पे कहिए। आप यूरोप के अंदर फ्रांस के अखबार को ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे, इसका क्या? आप सारे रशिया, अब सारे यूरोप को तो वैसे ही खिलाफ कर लिया। और प्रधानमंत्री जी G7 में अभी उनसे मिलने वाले हैं, बड़े वाला समझते हो ना आप, ताऊ भक्तों का, उससे मिलने वाले हैं। जाते ही उसने बाजू पकड़ के कह दिया, मोदी जी आपका वो जो विदेश मंत्री हो तो ये कह रहा था कि हम रशिया के खिलाफ नहीं, तो पहले आप यही बताओ आप किसके साथ हो, किसके विरोध में। तो ऐसे सेंसिटिव मौके पर रशिया वाला जिक्र को अवॉइड किया जा सकता था। इस तरह की स्टेटमेंट, पुतिन के साथ कोई भी बातचीत है तो वो सीधी प्रधानमंत्री के स्तर पर होगी, वो 1-on-1 होगी। उससे नीचे अब ट्रंप, वो पुतिन नहीं मानने वाले। जिस तरह का रायता फैला चुके हैं ऑलरेडी, जिस तरीके से अमेरिका के पिछलुगू दिख रहे हो, जिस तरीके से ब्रिक्स से करनी काट रहे हो, उससे बड़ा साफ है। देखिए आज की तारीख में पुतिन की मजबूरी है चाइना, पुतिन की मजबूरी। पहले चाइना को चीन रशिया का सहारा था, आज उल्टा है। इस 3.25 साल के युद्ध ने और कुछ किया है नहीं किया। इस दौरान चाइना काफी आगे निकल गया और रशिया तमाम कारणों से आज की तारीख में चीन की तरफ मुंह करके देखता है कि भाई इनसे कोई मदद मिले। वैसी फिर दूसरा ये कह दिया कि चीन और पाकिस्तान का ये सब नहीं चलेगा उसी इंटरव्यू के अंदर, कि रशिया जो है, रशिया का हम साथ नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से हारने के बाद पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हार कर हमने बड़ी गलती कर दी है, या ये कहें कि पाकिस्तान पर अटैक करके गलती कर दी है। दोस्तों जहां पर जाते हैं दुनिया कहती है कि आप बस गाना गाओ, जैसा कि मुजरा कराने वाले अब ये रह गए हैं भारतीय लोग। अब देखें कि दोस्तों ये जयशंकर पाकिस्तान के लिए किस कदर बड़ी नेमत बन गया है। अब जाकर यूरोपियन यूनियन में खिताब करता है और वहाँ पर कहता है कि हम रशिया के साथ हैं। यानी आप यूरोप में गए हैं और वहाँ के ममालिक को अपनी रोदात सुना रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, दुनिया ने आपका साथ नहीं दिया, वो साथ आप लेना चाह रहे हैं। और वहाँ पर जाकर यूरोप के मुंह पे आप कह रहे हैं कि हम रशिया के साथ हैं, और जब रशिया जाएंगे वहाँ पर कहेंगे कि हम यूरोप के साथ हैं। दोस्तों इसी तरह ये दुनिया को अपने मुखालिफ कर रहे हैं और पाकिस्तान का बड़ा फायदा हो रहा है कि पाकिस्तान जाता है और दुनिया को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखें, और बिलावल भुट्टो की दोस्तों फॉरेन पॉलिसी ने कितना जबरदस्त वहाँ पर परफॉर्मेंस दी है और अब पाकिस्तान के साथ दुनिया अब आकर खड़ा होना शुरू हो गई है। आज अमेरिका ने पाकिस्तान के किरदार को माना है कि टेररिज्म में पाकिस्तान ने बड़ी जाने दी है और पाकिस्तान का किरदार हम कभी भी भूल नहीं सकते। यानी ये डिप्लोमेसी जो है वो हमारी कामयाब हो रही है। और जयशंकर जाकर यूरोपियन के मुंह पे कहता है हम रूस के साथ हैं और रूस के मुंह पे कहेगा हम यूरोप के साथ हैं। इन दोनों का आपस का मुखालिफ कर देगा और दोस्तों दुनिया में हमेशा के लिए ये तनहा हो जाएंगे और बहुत अच्छी डिप्लोमेसी जारी है। हम कह रहे हैं कि अगले 100 साल के लिए मोदी सरकार और फिर हम इन्हें ठोकते ही रहेंगे। और चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दे दी एक तरीके से। तो पाकिस्तान को चेतावनी तो लगातार ही देते, लेकिन चीन को अपने से बड़ी इकोनॉमी बताते हैं 5 गुना। ये जयशंकर जी ने ज्ञान दिया था। तो कुल मिलाकर के भारत की विदेश नीति का जो पहले रायता फैलाया था, अकेले जयशंकर ने नहीं फैलाया, उसमें मोदी का बहुत बड़ा योगदान। अब की बार ट्रंप सरकार से शुरू हुआ था ये रायता, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद जिस तरीके से हम अमेरिका के पिछलग्गू बनते दिखे पहली बार इतिहास, हम कभी अमेरिका के पिछलग्गू कभी नहीं रहे। हमारी दोस्ती बराबर की थी, वो थी रशिया के साथ ऑल टाइम वेदर, और ये ऑल वेदर फ्रेंड। और अमेरिका के साथ हमारा नीड बेस्ड, उसके हिसाब से म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से संबंध रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। 71 में सबसे खराब स्थिति थी, उसके बाद लगातार सुधार की तरफ मामला। अब इन्होंने सोचा कि अब छोड़ो रशिया क्या करना है, अब तो अब की बार ट्रंप सरकार करा लो। उसके बाद हाउडी मोदी कर लिया, उसके बाद नमस्ते ट्रंप कर लिया। वो अच्छा, ट्रंप का दिल अब भी मांगे मोर है, वो अब भी मान नहीं रहे, अब भी वही कर रहे हैं सब। जो चीज मोदी को सबसे ज्यादा हर्ट करती है उसको 12 बार कह चुके हैं। वो चीज क्या है कि भारत पाकिस्तान का मैंने सीज फायर कराया। मोदी पूरे 2002 से लेकर के 2014 तक क्या बात करते थे कि कांग्रेस जो है वो कमजोर पार्टी है और मैं 56 इंची, यही क्या करते ना। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री है और मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, 12 बार कह चुके हो। तो वो इनको वहां हिट कर रहे हैं जहां इनको हर्ट करता है। रही सही कसर जो थोड़ी मोटी सुधार की गुंजाइश होती है, जो भी थोड़ा
मोटा ये जैसे अपने क्या नाम है शशि थरूर साहब वैसे तो गाने गुने तो बढ़िया गा के गाए सब जगह, लेकिन हकीकत आशीष भाई क्या है, उसको गंभीरता से बात समझने की क्या है कि इतने देशों में घूम के आएगी। क्या किसी कोलंबिया को छोड़ दीजिए, कोलंबिया का ये दावा कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन गैप था और ये था, समझने में फर्क रह गया। क्या दुनिया के किसी बड़े देश से ये कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट ला पाए कि नहीं और हम रिटेक्ट करते हैं, हम भारत के साथ खड़े? कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। जवाब है ना, इनके बस का भी नहीं था वो, इनसे ये उम्मीद करना भी हमारी ना समझ। वो काम अगर कोई होना है किसी भी स्तर पे, वो प्रधानमंत्री के लेवल पे होगा और वो आपके विदेश मंत्री के लेवल पे होगा, सांसदों के बस का नहीं। कितने देशों के सांसदों से मिले? 51 लोग थे ना, 51 थे, ग्रुप्स थे, 33 देशों में गए। बता दें जरा कितने विदेश मंत्रियों से मिलकर आए, कितने हेड ऑफ स्टेट से मिलकर आए, कितने डिप्लोमेट से मिलकर के आए, कितने फॉरेन सेक्रेटरी से मिलकर आए, कितने रक्षा सचिवों से, एनएसए से मिलकर आए? कुछ नहीं था। फुल्ली पेड हॉलीडे, एम्बेसी में जाइए, इंडियन डायस्पोरा को बुलाइए, एक आध थिंक टैंक से बातचीत करिए, एएनआई से वेलकम कराइए, एएनआई को इंटरव्यू दीजिए, वहां पर नया भारत बताइए, जैसे बासुरी स्वराज बता रही, छोटे से देश में 17 लाख की आबादी में नया भारत समझा रही थी। तो बेसिकली क्या है कि इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें पालने का कोई मतलब मुझे और आपको तो पहले भी नहीं था। हमने तो जिस दिन तय हुआ उस दिन शो करके बाकायदा बताया था कि भारत का डिप्लोमेटिक डिजास्टर ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी और इन लोगों के बस का डैमेज कंट्रोल नहीं है। इनकी उससे भी बाहर की बात, जेडी वेंस अगर मिल लिए तो वो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा उसके लिए आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के कहीं ना कहीं जोर लगा होगा, तब अमेरिकी उपराष्ट्रपति मिला होगा। एंड दैट टू अगेन ए कर्टसी कॉल काइंड ऑफ। उसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट निकल के विधानसभा जा रहे हैं तो गेट वोट पे मिल गए। खैर मैं तो डिप्लोमेटिक एफर्ट काफी लगा होगा उसमें। जेडी वेंस से मिले। जयशंकर का इंटरव्यू वाला पोर्शन बता दूं, फटाफट बता दूं, वो कुछ हिस्से उसके जरूरी है बताना। फ्रांस का अखबार ला फिगारो इसको इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर भारत के आह्वान की पुष्टि की। मतलब जो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए भारत के आह्वान, मतलब भारत ये कहा था कि यूक्रेन में युद्ध खत्म हो, उसकी पुष्टि की, लेकिन साफ कहा कि भारत इस विवाद में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा यूरोप में आपका नजरिया अलग है, आप इसका हिस्सा है, लेकिन अन्य देशों के लिए ये अलग है। जयशंकर ने कहा कि भारत की गुटनिरपेक्ष की स्थिति, जयशंकर ने एक नई खबर सुनी है, जयशंकर ने भारत की गुटनिरपेक्ष स्थिति की पुष्टि की है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। गुटनिरपेक्ष मोदी जी ने अपने 11 साल में बोला ही नहीं, क्योंकि गुटनिरपेक्ष बोल देते तो मोदी के नेहरू के पैर छूना पड़ता उनको एक बार। तो गुटनिरपेक्ष की स्थिति की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन रूस दोनों की यथासंभव मदद की है, दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए। अब गए थे किस लिए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, गए थे अपनी स्थिति, अभी भारत की स्थिति साफ नहीं है। यूक्रेन और रूस को मदद किए थे, बताओ वो यूरोप वाले हंसेंगे नहीं कि तुम आए हो अपने लिए समर्थन जुटाने, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं, तुम जा रहे हो यूक्रेन और रूस की मदद करने। उन्होंने कहा अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीपों तक दुनिया के बड़े हिस्से को लगता है कि इस संघर्ष से उनकी अर्थव्यवस्था और स्थिरता को नुकसान हुआ है। दुनिया चाहती है रुक जाए, हम इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ की ओर से बोलते हैं। ये रूस यूक्रेन पे सब बोल रहे हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान और चीन को दो टूक कही है। जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के बारे में बोलते हुए इसे विकासशील देशों के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद की दर्दनाक विरासत को हमने सहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वह स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके हकदार। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव की चर्चा की और कहा इसकी वजह द्विपक्षीय विवाद नहीं बल्कि आतंकवाद है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और उनका समर्थन करता है। आगे बहुत कुछ कहा। ट्रंप की विदेश नीति पर भी कहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि 5 अमेरिकी प्रशासनों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं टैरिफ की धमकियों के बावजूद। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही एक व्यापार समझौते के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि 9 जुलाई के टैरिफ निलंबन समाप्त होने से पहले हम समझौते तक पहुंच जाएंगे। ट्रंप की विदेश नीति पर जयशंकर ने क्वाड के लिए उनकी शुरुआती समर्थन का जिक्र किया और कहा हम देखते हैं अमेरिका अपने तत्काल स्वार्थ के अनुरूप काम कर रहा है। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूं। ये उनका इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में 2-3 पॉइंट हैं। एक तो इंटरव्यू में बड़ा हिस्सा उन्होंने रूस यूक्रेन पे, हम गए हैं आज हमें समर्थन की जरूरत, हम रूस यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं। तो आदमी कहेगा ना यार इतना ताकतवर आदमी है, जाओ अपने घर, भाई तुम हमसे क्या मांगने आए जब तुम रूस और यूक्रेन को निपटा रहे हो, समझ रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय विदेश नीति को, मैं इसका
जवाब आपसे चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ भी द्विपक्षीय नहीं है, आतंकवाद की वजह से ये विवाद है। ये स्टेटमेंट जरा मुझे समझाइएगा कि अगर हमारे बीच कोई द्विपक्षीय विवाद ही नहीं है, कोई द्विपक्षीय विवाद नहीं, ये स्टेटमेंट अगर कोट अनकोट हमें अगर वो अखबार फ्रांस का मिल जाए अखबार, वो उस स्टेटमेंट का अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो जयशंकर मुंह नहीं दिखा पाएंगे, है कि नहीं है? नहीं, देखिए, अगर इस जो आपने इंटरव्यू किया जो फ्रेंच अखबार को दिया, अगर इसको आप एक लाइन में अगर इसको सम अप करेंगे ना, तो गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपार। हाँ। गए थे आप भारत के लिए समर्थन जुटाने, भारत की पोजीशन क्लियर करने विज़ पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो सारा का सारा एक शेयरिंग और केयरिंग की बात जो होती है वो करने के लिए, और आप बन गए वहां पर सरपंच जाके, जो आप सरपंच बनने के लिए नहीं गए। देखिए, जर्नलिस्ट तो सारे सवाल पूछेगा क्योंकि आप विदेश मंत्री, तो उस क्वेश्चंस को आप साइड स्टेप फॉर द टाइमिंग ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। एज ऑफ नाउ मैं इस मिशन के ऊपर हूं, इस पर सारा काम है कि हम पाकिस्तान का डोजियर दे रहे हैं, आतंक का दे रहे हैं और दे रहे हैं। लेकिन वो फिर वही आदत है, बड़बोले हैं और मोदी वाले स्टाइल में विदेश नीति चलाते हैं। तो पूरी दुनिया की विदेश नीति तय करने बैठ गए, ग्लोबल साउथ, ये पाकिस्तान, ये फला, ये बेसिकली आप वहां गए हो आतंक के खिलाफ एक मैंडेट अपना जुटाने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने। उसके अलावा सारा काम किया है केवल इसको छोड़। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या द्विपक्षीय मुद्दे हैं क्या नहीं, वो सारी दुनिया को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बावजूद उन चीजों को नकार के, जैसा मैंने कहा आपको पहले भी कहा कि वहां पर स्टेज पर जो यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने ये कहा कि इसको दो देशों के बीच की लड़ाई मत देखें, आप संघर्ष मत देखें, इसको आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई के। तो 11 साल से भैया आप सत्ता में हो, आप तो इतने मजबूत प्रधानमंत्री 56 इंची, उसके बावजूद वो जो 22 अप्रैल वाले आतंकवादी थे वो तो अभी तक पकड़े नहीं, और आप वहां भाषण ये दे रहे हो कि पाकिस्तान में कहीं छुपे हो तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। वो भी उन्होंने कहा इस इंटरव्यू में, आपने भी पढ़ा, उसमें कहा कि अगर पाकिस्तान में कहीं भी आतंकवादी होंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वो जो 22 अप्रैल वाले थे वो पाकिस्तान चले गए या नहीं, ये शायद जयशंकर को पता हो, या भारत में ही है तो अब तक पकड़े क्यों नहीं 22 अप्रैल से लेकर के आज 10 जून। तो ये बड़बोलेपन की बजाय, फिर यही कह रहा हूं, विदेश नीति हेडलाइंस, ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स से अलग गंभीर चीज है। अपनी सीमाओं में रह करके अपने लिए समर्थन जुटाना, जो काम ये सांसद विचारों के बस का नहीं था, वो अपने घूम फिराए, ठीक है, सरकारी खर्चे पे अपने गाने वाने गाए, एक वेंस को छोड़ करके उनकी मीटिंग का नेट टेक अवे कुछ भी नहीं। लेकिन जयशंकर को तो इन चीजों की समझ है। समझ होते हुए लगातार जिस तरीके का डिप्लोमेटिक डिजास्टर उन्होंने एक विदेश मंत्री के तौर पर किया है वो भारत में कभी नहीं हुआ। तो बेहतर यह है कि जयशंकर भी जाग जाए, मोदी जी भी जाग जाए, और इसकी मैं तो बहुत बड़ा ऐसी टेस्ट मानता हूं जब वो G7 में जाएंगे कनाडा, उसमें मेरी तो सारी नजर इस बात पे रहेगी। देखिए, हम कोई मेंबर तो है नहीं वहां के, हमें तो केवल डेलिब्रेशंस को सुनना है डायस पे बैठ करके, हम स्पेशल इनवाइटी हूं वहां पर। मेरी तो चीज दो ही देखने की है कि एक, क्या मोदी अब भी वहां मोदी कराते, इंडियन मीडिया तो करेगा, देखिए उसकी तो आदत खराब है, उसको तो मजबूरी, उसको तो करना है, ठीक है ना। लेकिन एक ये कि क्या मोदी जी अब उस ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स से ऊपर उठेंगे या नहीं इस दौरे पे G7 वाले, क्योंकि आप मेंबर नहीं है और वहां तमाम विकसित देशों के हेड ऑफ स्टेट है। एक तो क्या मोदी अब भी वही कराएंगे, एक। और दूसरा, क्या ट्रंप मोदी के मुंह पे वो कहेंगे जो उनको नहीं कहना चाहिए, जो 12 बार कह चुके हैं, भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। ऐसी सूरत के अंदर ऐसा कोई भी बड़बोला बयान, जिस तरीके के बयान ये दे रहे हैं कि हम वो जो ये क्या नाम ट्रेड डील है उसके बारे में जो अमेरिका करेगा मैं भी वैसा ही करूंगा, तो भाई ये प्रधानमंत्री से बुलवा देना ये बात, वो तो बोलते ही नहीं है। ट्रंप इकलौती घोषणाएं किए जा रहे हैं कि भारत जीरो टैरिफ करने को भी तैयार है। तो जयशंकर को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए, अपने जो उनके प्रधानमंत्री है उनकी भाव भंगिमाओं को समझ करके एक बार दोनों को बैठ करके पहले तो ये तय करना चाहिए कि विदेश नीति को हम ले कहां जा रहे हैं। हमारी तो गुटनिरपेक्ष नीति 78 साल से ही थी। हाउडी मोदी तो आप ही करने गए थे, नमस्ते ट्रंप तो आप नहीं कराया। अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले तो 200 देशों में आप इकलौते ही हो, और किसी ने नहीं कहा, किसी बाहरी ने नहीं कहा, केवल मोदी जी ने कहा। तो मोदी जी की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो मैं आप नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है उसको जयशंकर समझते हो। तो ये सवाल हम उन दोनों पे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो पिछला जो बेड़ा गर्क किया है विदेश नीति का, वो उसको कम से कम अब तो रोक लीजिए, अब तो और रायता मत फैलाइए। जो फ्रेंच अखबार को जो किया है, इंटरव्यू दिया, उसको मैं रायते से बाहर कुछ नहीं मानता। और इसकी एक कीमत है, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन के देश आज की तारीख में रशिया से बहुत ज्यादा डरेंगे कि किसी भी समय रूस यूक्रेन जो है वो एस्केलेशन हो सकता है। और जिस तरह के हालात है, मान लीजिए अब ऐसी सूरत में अगर यूक्रेन फिर कोई वैसा ही हमला कर देता है तो, और रोमानिया का नाम जैसे बीच में आ गया था, पोलैंड का नाम बीच में आ गया था, अगर यूरोप के किसी एक देश पर रशिया ने कोई पटाखा भी फेंक दिया तो फिर इस युद्ध की क्या डायमेंशन हो सकती है उसको भी समझना है। वहां आप फ्रेंच अखबार को ये कह रहे हो कि हम रशिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं कहूंगा कि ये बड़बोलापन है, इसको अवॉइड किया जा सकता था। जयशंकर शुड हैव अवॉइडेड आइडियल कंडीशंस के अंदर।
बाकी उनकी काम उन्हीं को जाने, मैं और आप कौन होते समझाने वाले। दर्शकों के लिए इतना जरूर है कि जो डिप्लोमेटिक डिजास्टर पिछले 11 साल से चल रहा है उसको रोकने के लिए जयशंकर की ये स्टेटमेंट अब भी ये बताती है कि हमारी सरकार गंभीर नहीं, या तो उसको समझ नहीं है, ये तो मैं और आप नहीं कह सकते क्योंकि जयशंकर तो कैरियर डिप्लोमेट है, समझ नहीं है तो फिर वो रायता क्यों फैला रहे हैं, इसका जवाब केवल देते मैं और आप नहीं देते। बिल्कुल, ये कहना कि हमारी नीति गुटनिरपेक्ष की है और गुटनिरपेक्ष के सिद्धांतों को धज्जियां उड़ाना, ये अजीबोगरीब फॉरेन पॉलिसी है, इसीलिए इसको हम लोग डिजास्टर्स कहते हैं। और खैर 51 जो आए हैं उनकी महफिल वही जाने, मोदी जी को बताएंगे अपनी अपनी उपलब्धि। संजय झा एक हैं, गए थे, जेडीयू के अध्यक्ष हैं, गए थे कोरिया में, आपने शायद वीडियो नहीं देखा हो। कोरिया में एक यूट्यूबर है, वो बिहार में पैदा हुआ, बिहार में पला बढ़ा है, कोरियन, वो कोरियन है जीन से, लेकिन बिहार में पैदा हुआ पला बढ़ा तो बिहारी बोल। इन्होंने उससे मिलने की व्यवस्था की, उसने धज्जी उड़ा दी, वीडियो बना करके वीडियो डाला है यूट्यूब चैनल पर, और बाकी बाकायदा बिहारी और हिंदी बोलता है, तो मैंने खुद सुना। धज्जी उड़ा दी, कहा कि हमसे मिलने के लिए परेशान थे, हम भी गए, क्यों मिलने के लिए परेशान है, भारत से नेता है, तो उसको मिलकर बता रहे थे कि हम पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है उसके खिलाफ आए। ये तो आप भाई समझिए, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और ये इंडिपेंडेंट और टेलीग्राफ तो बुला नहीं रहे, तो किसी को तो दें। आप थोड़ा सा रहम कीजिए उनके ऊपर कि वो बुलाए ना, ANI को ये बताए ना, उसको यूट्यूबर को बताए ना, तो बेचारे जाएं कहाँ। अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट जब मोदी जी देखेंगे उसको तो वो क्या करेंगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन डिनर विनर की अच्छी व्यवस्था है तो मोदी जी देखेंगे, उसके बाद मुझे पता है, ये देखिए खबर सब बताई जाएगी कि मोदी जी ने देखा और पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। जो शुरुआत में अमित शाह ने कहा था ना इस कार्यक्रम के, वही अंत में कहा जाएगा कि जितने जब गए तो सबसे पूछा गया मोदी के देश से आए हो ना, चलो गाना गाओ, चलिए हमें इजाजत दीजिए,